चलो, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं आप लोग? आ जाओ जल्दी जल्दी से। आज भी हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, पॉलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए, सारे बच्चे आ जाइएगा। ठीक है, वीडियो को बच्चे लाइक शेयर भी कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। ठीक है बेटा, चलिए आइए। कल भी हम लोगों ने जो टॉप 500 हमें क्वेश्चंस करना था बेटा, उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो। सभी बच्चों को एक साथ बेटा गुड मॉर्निंग है, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है। जल्दी जल्दी से आ जाइए बेटा सारे लोग। हैप्पी संडे है आज, है ना? जल्दी से आ जाइए। ठीक है बेटा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए हम लोग बेटा पॉलिटी की सीरीज कर रहे थे और उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बेटा पहला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपके स्क्रीन पर है, सारे लोग देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है बेटा? ठीक है, कौन सा इसमें से बच्चे दस्तावेज है जो भारत से संबंधित है बेटा? ठीक है, व्हाइट पेपर है, ग्रीन पेपर है, येलो बुक है बेटा। ठीक है, येलो बुक है और इनमें से कोई नहीं। यानी जो भारत देश का दस्तावेज है बच्चे, एक्ट से संबंधित है, वो सारे के सारे बच्चे इनमें से किस पेपर का प्रयोग भारत करता है बेटा? ठीक है, चलो इसकी मैं सीरीज भी अभी बनवा दूंगा बच्चे, पहले आंसर दे लो, सारे बच्चे दीजिएगा। इसमें बच्चे होगा व्हाइट पेपर होगा कि ग्रीन पेपर होगा कि बच्चे येलो बुक होगा? उसे बुक कर लेना बेटा, येलो बुक है। सारे लोग आंसर दे दिए होंगे बच्चे। चलिए यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर भारत के दस्तावेज की बात किया जाए बच्चे, भारत के अगर दस्तावेज की बात किया जाए तो अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा बेटा, तो हमने कहा था कि भारत का जो संविधान था बेटा, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा जो एक्ट था, कोई बच्चा बताएगा कि सबसे बड़ा एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा था बेटा? जो अभी भी बच्चे 60% से ज्यादा वो अभी भी वर्तमान समय में काम कर रहा है। सारे बच्चे बताइएगा, फिर बच्चे सॉल्व कराएं इसे, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा कि बच्चे हमने पढ़ाया था सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का अधिनियम बेटा, याद आया होगा। जो ये 1935 का एक्ट था बेटा, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा एक्ट था। और इस एक्ट से पहले अगर याद होगा बच्चे, तो हमने आपको 3 गोलमेज सम्मेलन बताया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। और बच्चे आपको पता है ब्रिटेन में कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बेटा भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और सेकंड गोलमेज सम्मेलन, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग लिया था बच्चे महात्मा गांधी ने। याद आया? तो महात्मा गांधी ने बच्चे कुल कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आप बोलोगे एक। किस वाले में गए थे? सेकंड वाले में गए थे। और सेकंड वाला कौन से सन में हुआ था बच्चे? 1931 में हुआ था। ये सारे बच्चों को पता होगा। कब हुआ था बेटा? 1931 में हुआ था। क्लियर बेटा? अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, गांधी जी गए थे और थर्ड जो गोलमेज सम्मेलन था, उसी में बच्चे पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया था। रहमत अली चौधरी ने किया था। किसने बेटा? रहमत अली चौधरी ने बच्चे पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया। अब याद होगा सर कि हमने कहा था कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ था, तो इन गोलमेज सम्मेलन के बाद एक पत्र जारी हुआ था, श्वेत पत्र बेटा। और यही श्वेत पत्र बच्चे भारत का सबसे बड़ा अधिनियम बना था, जिसे हम 1935 का एक्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जो बच्चे भारत देश का दस्तावेज है वो कौन से पत्र पर है? श्वेत पत्र पर है बेटा। और आप इसे कौन सा बच्चे पेपर कह सकते हो? तो आप कह सकते हो बच्चे व्हाइट पेपर। कौन सा पेपर बेटा? तो भारत देश का जो बच्चे दस्तावेज है वो कौन से पेपर पर है? व्हाइट पेपर पर है। तो व्हाइट पेपर पर भारत का भी है बच्चे, और साथ में लिख देना ब्रिटेन के दस्तावेज का भी प्रयोग कौन से पत्र का होता है? श्वेत पत्र का होता है बच्चे। कौन सा पत्र? श्वेत पत्र होता है। ठीक है, तो भारत भी लिख लेना। और बच्चे फिर ये होगा, अब याद रखो सर, मैं कुछ बच्चे लिखा दे रहा हूं यहां पर। अगर हम ग्रे बुक की बात करें बच्चे, कौन से बुक की? अगर हम ग्रे बुक की बात करें,
हम येलो बुक की बात करें, ठीक है बच्चे, तो अगर हम ग्रे बुक की बात करें बच्चे, तो ग्रे बुक बच्चे जिसका दस्तावेज है, आया हुआ क्वेश्चन है सर, जापान का नाम सुना होगा, जापान का और बेल्जियम का। यहां का जो बच्चे संवैधानिक दस्तावेज है उसके लिए ग्रे बुक का प्रयोग ये लोग करते हैं बच्चे। अगर येलो बुक की बात किया जाए बच्चे तो फ्रांस करता है, फ्रांस की राजधानी भी पेरिस है बेटा। अगर ब्लू बुक की बात किया जाए बच्चे, ब्लू बुक की बात किया जाए बच्चे, तो ब्रिटिश सरकार, ग्रीन बुक कर लेना बेटा। ग्रीन बुक की बात अगर किया जाए बच्चे तो ग्रीन बुक आपका हो जाएगा इटली, और देख लेना ईरान का भी है बच्चे। जो वैधानिक दस्तावेज होता है वो इन बुकों पर होता है। तो श्वेत पत्र का प्रयोग भारत करता है बच्चे, व्हाइट पेपर का, ग्रे बुक का बेल्जियम करता है, येलो बुक का फ्रांस करता है बच्चे, और ग्रीन बुक का जो होता है बच्चे वो इटली और ईरान करता है। नोट कर लो सारे बच्चे इसे कहीं पर, सारे बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। और व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र का प्रयोग कौन करता है बच्चे? भारत करता है, ठीक है बच्चे। ब्लू बुक भी देख लेना, मेरे ख्याल ब्रिटिश सरकार ब्लू बुक का भी बच्चे प्रयोग करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक कि वह बच्चे उम्र तक नहीं पहुंच जाते। 58 साल बच्चे या 60 वर्ष या 65 वर्ष बच्चे या कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। जल्दी से बताइएगा सारे बच्चे। चलिए यहां पर हाई कोर्ट की बात नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है बच्चे। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बच्चे, अगर हम बच्चे जजों की बात करें तो इस समय वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 33 हो सकती है। 31 से बढ़ गया है सर। अब 33 में अगर चीफ जस्टिस की बात करें बच्चे तो आपको पता है जस्टिस बोबड़े हैं बेटा। जस्टिस कौन है बेटा? बोबड़े हैं, इस समय क्लियर हो जाएगा। और अन्य कितने हो गए? 32 हो गए बेटा। अगर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात किया जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट के स्थापना की बात किया जाए तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक हुई थी बेटा, और ये कलकत्ता में स्थापित हुई थी। कहां पर बेटा? कलकत्ता में। और सर इलिजाह इप्पे बेटा इसका उस समय मुख्य न्यायाधीश बना था, ठीक है बेटा। उसके बाद बच्चे एक तो न्यायालय ये हो गई, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आई थी, 4 सदस्यीय थी। अब जो सुप्रीम कोर्ट ये वाली है ना बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी 1935 के बच्चे एक्ट के तहत 1937 में स्थापित हुई। और ये स्थापित हुई थी कहां? दिल्ली में स्थापित हुई थी बेटा। और इसी का बच्चे 1950 में नाम चेंज कर दिया गया। इसे अभिलेख न्यायालय भी कहते हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, इसे अंतिम अपीलीय न्यायालय भी कहते हैं बेटा। क्लियर? और भारत देश की जो न्यायपालिका है, भारत की बच्चे जो न्यायपालिका है, याद रखना आप सारे बच्चे, न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है बच्चे। पूरे देश के लिए कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक। और हाई कोर्ट की संख्या बच्चे कितनी हो गई? 25 हो गई। हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई बच्चे। अब इतने तो पॉइंट्स आ गए बेटा। 1937 में स्थापित हुई, 50 में नाम हो गया। हालांकि बच्चे 1935 का जो मुख्य न्यायाधीश था सर मॉरिस
गोयर था बेटा, सर मॉरिस गोयर था, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन बच्चे 1950 में काइया या कानिया जो भी होगा बेटा, नाम देख लेना, याद नहीं है। और वर्तमान में कौन है? जस्टिस बोबड़े साहब हैं, ठीक है, जस्टिस बोबड़े। ठीक, चलो अब इतना मैंने बता दिया बच्चे आपको पॉइंट्स। अब देखिएगा, अगर इनके न्यायाधीशों की बात किया जाए, जस्टिस की बात किया जाए बच्चे, जज लोगों की बात किया जाए, अगर जज की बात किया जाए तो या तो ये 65 वर्ष के पूरे हो जाए या तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए बेटा, जिसमें जो पहले पूरा हो जाए, जो पहले पूरा हो जाए। क्लियर हो जाएगा? इसमें से जो पहले पूरा हो जाएगा उसी के बाद ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे बेटा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? जल्दी से बोलो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 65 वर्ष बेटा। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। वर्तमान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है बेटा, ये 1937 में बनाई गई थी, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट बच्चे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भी आई थी, जो हाई कोर्ट में कन्वर्ट हो गई थी बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है? ठीक है, करो जल्दी करो बेटा। सारे लोग ऑनलाइन चाय पी सकते हो। चलो यहां पर सॉल्व किया जाए बच्चे। तो सबसे पहली चीज तो यार, ये सारे के सारे आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है बेटा। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कई बार बताया हूं यार, अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। अगर फंडामेंटल राइट्स के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ये हुआ था बच्चे ब्रिटेन में 1215 के करीब हुआ था, लेकिन ये बच्चे सबसे पहली बार लिखित संविधान में शामिल हुआ था अमेरिका के, क्योंकि दुनिया का पहला बच्चे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसका था? अमेरिका का था बच्चे। 1789 के करीब लागू हुआ। क्लियर? और 1791 में बेटा अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा अमेंडमेंट के तहत, यानी कि संशोधन के तहत बच्चे बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया, और वहीं से बच्चे ये कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। ठीक है, भाग 3 में आया कि भाग 4 में? तो भाग 3 में आया। अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक था। फिर बच्चे देखो, जो अनुच्छेद 13 होता है सर, आपको पता है मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता बच्चे। ठीक है, मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता बच्चे, इसे निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। बच्चे कानून के लिए सभी व्यक्ति एक क्या है? समान है। आर्टिकल 14 हो जाएगा। आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। धर्म, जन्म स्थान, लिंग बच्चे इन सब आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। फिर बच्चे जो 16 होता है, 16 कहता है लोक अवसरों में समानता। 16 कहता है लोक अवसरों में क्या बेटा? समानता की बात करता है बच्चे। ठीक है, आर्टिकल 16। और यहीं पर बच्चे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ा दिया है। यहीं पर बच्चे जर्नल के लिए भी बेटा 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है। कितना परसेंट? 10% दिया गया है। और वहां पर बेस बनाया गया कितना लाख रुपया बेटा? 8 लाख। और यही 8 लाख बच्चे क्रीमी लेयर के लिए भी है। और क्रीमी लेयर जो होता है शब्द, ये ओबीसी के लिए इस्तेमाल होता है, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ी जात के लिए। यानी जिसका 8 लाख रुपए से इनकम ऊपर है प्रति ईयर, उनको क्रीमी लेयर के बाहर रखा गया है। और जो 8 लाख से इनकम जिसकी कम है प्रति ईयर, उन्हें हम क्रीमी लेयर में रखते हैं। क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण का लाभ मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को बच्चे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ठीक है, और आर्टिकल जो 17 है बच्चे, ठीक है, आर्टिकल जो 17 है
ये बच्चे अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी जो छुआछूत फैला है भारत देश में, इस छुआछूत का बेटा अंत किया गया है। और उपाधियों का जो अंत है बच्चे वो 18 में है। उपाधि का अंत किस में है? 18 में है। ठीक है सर, तो यहां पर अवसर की बात करता है सर, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आप बताओ बच्चे, 16 हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? सारे बच्चे बताएंगे, कोई डाउट है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह चौथा नंबर देखो बेटा, वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? यानी वह कौन सा राज्य है बच्चे जहां पर सर्वाधिक सीटें हैं? अब देखो यार, हमने एक दिन बच्चे आपको पढ़ाया था और कहा था कि ये जो राज्यसभा है बच्चे, राज्यसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन है? तो आप बोलोगे उच्च हाउस है बेटा, यानी कि अपर हाउस है। अस्थाई है कि अस्थाई है? तो आप बोलोगे परमानेंट हाउस है बेटा। इनके सदस्य का कार्यकाल होता है बच्चे, इनके सदस्यों का क्या होता है? कार्यकाल होता है। और कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? जल्दी से बोलो, 6 वर्ष का होता है बेटा। ठीक है, फिर बच्चे याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 80 में है सर। कहां है? 80 में है बेटा। ठीक है, अब देखिएगा सर, यहां पर जो सीटों का निर्धारण होता है बेटा पॉपुलेशन के आधार पर है, लेकिन बच्चे यहां पर इनकी सीटों का निर्धारण बच्चे पॉपुलेशन के आधार पर है। और सबसे ज्यादा सीट है बेटा कहां? यूपी में है। कितनी है बच्चे? 31 सीटें हैं सर। ठीक है, अब यहां पर कुछ और ऑप्शन भी दिया हुआ है बच्चे। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बेटा सीटों की संख्या 11 है। आंध्र प्रदेश में बच्चे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। अब यहां पर मध्य प्रदेश और बिहार भी है बेटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल देख लेना बच्चे, मध्य प्रदेश में भी शायद 11 ही सीट है और बिहार में बच्चे 16 राज्यसभा सीट होगी। बिहार में कितनी है बच्चे? 16 है। उत्तराखंड में 3 सीटें होंगी बेटा। उत्तराखंड में कितनी होंगी? 3 सीटें हो जाएंगी। यूपी में 31, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में भी 11 है, बिहार में भी कितना है बच्चे? बिहार में 16 सीटें हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं सर, उनका कार्यकाल होता है और 1/3 बच्चे हर दूसरे साल, 1/3 हर दूसरे साल सेवानिवृत्ति होते रहते हैं बेटा, अपना कार्यकाल समाप्त कर देते हैं। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ सर, एक दिन मैंने बता दिया था कि पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चे असम को छोड़कर सभी राज्यों में 1-1 सीटें हैं राज्यसभा की। असम में 7 है, तो पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 8 है, तो टोटल पूर्वोत्तर राज्यों में संख्या 14 होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है सर, फिर मैंने कहा था गोवा और पुडुचेरी में भी राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1-1 हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपराष्ट्रपति बच्चे कौन से सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? सारे बच्चे आंसर दीजिएगा, फिर बताएं बेटा जल्दी जल्दी से। तो जो उपराष्ट्रपति होता है बच्चे, वाइस प्रेसिडेंट होता है,
ये कहाँ का होता है? राज्यसभा का होता है बेटा। राज्यसभा का बेटा ये क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है बच्चे? और ये राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में तो कोई कार्य करता नहीं है बच्चे, सारे के सारे कार्य वो बच्चे राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में करेगा। और इसी बच्चे कार्य का इसको क्या दिया जाता है? वेतन। और वेतन कितने लाख रुपए है इस समय उपराष्ट्रपति का? 4 लाख रुपए। और याद रखना बच्चे, भारत की बच्चे संचित निधि से इसे सैलरी दिया जाता है। भारत की कौन सी निधि से? संचित निधि से इसको सैलरी दिया जाता है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। अगर राष्ट्रपति के वेतन की बात किया जाए तो बच्चे कितना होता है? 5 लाख। ये पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का बेटा। क्लियर हो जाएगा। और अगर बच्चे लोकसभा के अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर की भी सैलरी बच्चे कितने लाख होती है? 4 लाख रुपए। और वहां से दिया जाएगा। ये भारत की संचित निधि होगी बेटा, जो मनी बिल का सबसे बड़ा फंड होता है बेटा। यानी भारत का सबसे बड़ी निधि का क्या नाम है? संचित निधि है बच्चे। यहां पैसे टैक्सेस से आते हैं। किससे पैसे आते हैं? टैक्सेस से आते हैं बच्चे, जो भी बच्चे राजस्व से आते हैं। क्लियर? तो यहां पर लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होगा बेटा। योजना आयोग का अध्यक्ष बेटा आपको पता है प्रधानमंत्री होता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 6 अगस्त 1952 को हुई थी। और बच्चे राष्ट्रीय विकास परिषद का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा बेटा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। अगर उपराष्ट्रपति को बेटा पद से हटाना है तो पहले तो बच्चे बिल राज्यसभा में लाया जाएगा और इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फिर ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में ये साधारण बहुमत से क्या होगा? सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बच्चे। ठीक है, चलो ये 5 क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखिएगा बच्चे। 6 नंबर, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को कितनी अधिकतम अवधि के लिए बच्चे ये विलंबित कर सकता है? यानी कि बेटा जब धन विधेयक बेटा लोकसभा में पेश होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा बच्चे कितने समय तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? 1 ईयर कि 1 माह कि 14 दिन कि 7 दिन? चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर हम मनी बिल की बात करें, क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि धन विधेयक आर्टिकल 109 है कि 110 है? कल ही बताया था बच्चे, तो आर्टिकल 110 है बच्चे। ठीक है, अब धन विधेयक बेटा ध्यान से देखिएगा सिर्फ कहां पेश होना चाहिए? लोकसभा में बेटा। और धन विधेयक है नहीं है, इस बात का निर्णय भाई कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है बेटा। और अगर पूछा जाए किसकी अनुमति से बच्चे, यानी किसकी अनुमति मिलने के बाद ये धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, तो ये अनुमति देता है बेटा भारत का कौन? राष्ट्रपति देता है। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। धन विधेयक अगर लोकसभा में पास हो जाएगा तो राज्य का जो प्रतिनिधित्व है बेटा वो कौन करता है? राज्यसभा करती है। पास होने के बाद यहां आएगा। मान लो बच्चे राज्यसभा धन विधेयक से संबंधित कोई बच्चे जो डाटा हो, फैक्ट हो, उसमें संशोधन की सिफारिश ये लोकसभा से कर सकता है।
है। मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है, और अगर बच्चे मतभेद के कारण ये बिल को रोक लेता है तो ये अधिकतम बच्चे 14 दिन तक ही रोक सकता है। कितने दिन तक बेटा? 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक बिल क्या हो जाएगा? मनी बिल पास हो जाएगा। यानी मनी बिल पर पावर सिर्फ लोकसभा को दी गई है, राज्यसभा को नहीं दी गई है। इसलिए सर, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो बच्चे कहां के बहुमत पर बनती है? तो जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वही गवर्नमेंट चलाएगा। ठीक है, राज्यसभा में बच्चे गवर्नमेंट रहती भी है भाई, सदस्य की संख्या है, कल नहीं भी होगी, तो मनी बिल को राज्यसभा रोक लेता तो सरकार का कोई भी डेवलपमेंट कार्य पूरा नहीं हो पाता। ठीक है बच्चे, तो यहां पर कितना दिन लगा लोगे? 14 दिन लगा लोगे बेटा। सी ऑप्शन सही कर लो सारे के सारे। आर्टिकल 110 में है बच्चे मनी बिल, और बच्चे धन विधेयक से संबंधित प्रक्रिया जो है वो आपका अनुच्छेद 109 में है, कल मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चे, राष्ट्रीय प्रतीक के तहत आने वाले सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक कार्य के लिए लिया गया है बच्चे? तो आपको पता है सदा सत्य की क्या हो? विजय हो बच्चे, और ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से बेटा। ठीक है, मुंडकोपनिषद से सारे बच्चों को पता होगा कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगर हम वेद की बात करें सर, तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान, और वेद की संख्या कितनी है? 4 है। जो सबसे पहला वेद है बच्चे ऋग्वेद है, यही सबसे प्राचीन वेद है बेटा। ठीक है, यही सबसे क्या है? प्राचीन वेद है बेटा। ऋग्वेद के बाद क्या होता है? यजुर्वेद होता है बच्चे। यजुर्वेद के बाद सामवेद होता है, और सामवेद के बाद जो सबसे नया है बेटा उसे हम अथर्ववेद कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। जादू टोना वाला वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद होता है। संगीत का वेद सामवेद होता है बेटा। ठीक है, और बच्चे अस्त्र शस्त्र का प्रावधान किस में है? तो आप बोलोगे बच्चे यजुर्वेद में है, और बच्चे ऋग्वेद है, मंत्रों वाला वेद है, तो इसका बच्चे जो उपवेद होगा वो आयुर्वेद होगा, यहां धनुर्वेद होगा, गंधर्व वेद होगा, शिल्प वेद होगा। ठीक है, ये चारों उपवेद हैं और ये वेद हैं। वेद का अर्थ ज्ञान बेटा। ठीक है, और टोटल कितने वेद हैं? 4 है सर। ठीक है, वेदों के बच्चे जो संकलन करता है, वेदों के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास। जब इन्होंने बच्चे वेदों का संकलन किया था तब इनका नाम पड़ा था क्या? वेद व्यास पड़ा था बच्चे, वेद व्यास पड़ा था बच्चे। ठीक है, सबसे प्राचीन उपवेद का नाम आयुर्वेद बेटा। जो बच्चे मंत्रों वाला वेद ऋग्वेद बच्चे, और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान धनुर्वेद से है, यजुर्वेद बेटा। ठीक है, सामवेद संगीतों का वेद होता है, गंधर्व वेद होता है, अथर्ववेद हो गया। रामचरितमानस में बच्चे भगवान राम के बारे में बच्चे इन्होंने उल्लेख किया है, नाम है किसका? तो आप बोलोगे तुलसीदास महाराज की जय हो बेटा। ठीक है, फिर है बेटा मुंडकोपनिषद, यहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, और अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बेटा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने अपनाया, और यह अशोक स्तंभ है सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? बनारस में है, उत्तर प्रदेश में बेटा। ठीक है, और बच्चे श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण का है, आपको पता है बच्चे। और लोग गीता आपने देखा होगा सर कि अंग्रेजों के जमाने में बच्चे न्यायपालिका में गीता रखी जाती थी। गीता का अर्थात होता है बच्चे सब कुछ मैं,
यानी कि मैं चाहूंगा बच्चे तो किसी व्यक्ति को झूठ बोलकर फंसा दूंगा और मैं चाहूंगा तो सत्य बोलकर उसे निकाल लूंगा। ये डिपेंड करता है हम और आप पर बेटा। तो बच्चे जो भगवत गीता होता है इसका जो सभी सार होता है उसका अर्थात होता है मैं। अगर तुम चाहोगे बेटा तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा और तुम चाहोगे तो तुम पढ़ाई करोगे, अन्य के चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्य के दबाव में आप काम तो देखने में करोगे लेकिन फिर बच्चे दबाव में कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता बेटा, ये बात याद रखना। तो मैं चाहूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, मैं चाहूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब कुछ हम पर निर्भर करता है बेटा। ठीक है, तो चलो यहां पर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के बाद बच्चे अवधि के बाद एक अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ध्यान से बच्चे बोलना, संसद के दोनों सदनों के मध्य होने वाली अवधि के बाद बेटा, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, सारे लोग आंसर दीजिएगा, सबका देखेंगे। आपको पता है बच्चे, अगर बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साल में कितना सत्र होता है? 3 सत्र होता है बच्चे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर देखा जाए तो साल में बच्चे, साल में कितने सत्र आवश्यक है? 2 सत्र बेटा। और दोनों सत्र के मध्य बेटा जो गैप होना चाहिए वो कितने महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए बेटा? तो आप बोलोगे सर 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। मान लो बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो प्रथम सत्र था बेटा, ये कौन सा सत्र था? प्रथम सत्र चल रहा था बेटा और इसी में सर एक ऑर्डिनेंस लाया गया। या यहां से ना समझो बच्चे तो यहां से देख लो बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे बच्चे राष्ट्रपति ने कौन सा काल लागू कर दिया? आपातकाल की उद्घोषणा कर दिया और नेशनल इमरजेंसी लगा दिया बेटा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया सर। अब आपको पता है सर, ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए एक ऑर्डिनेंस ही तो जारी करेगा, एक अध्यादेश जारी किया गया और बच्चे उसको पास कराने के लिए बेटा कितना, 1 महीने के अंदर संसद चलनी चाहिए बेटा। 1 महीने के बाद जब ये अध्यादेश क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो आपको पता है 1 महीने पास होने के बाद ये कितने महीने लग जाएगा? 6 महीने बेटा। ठीक है, कितने महीने? 6 महीने। तो हमें लगता है मैक्सिमम लोग 6 महीने ही आंसर दिए हो बेटा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, मान लो कोई विधेयक पेश हुआ था सर सत्र में और सत्र समाप्त हो गया। ठीक है बच्चे, और सत्र समाप्त हो गया तो कितने महीने बाद पुनः चलेगा? 6 महीने बाद सत्र पुनः चलेगा बेटा। उस सत्र में आया तो इस सत्र को बच्चे जब सत्र चलेगा, सेशन चलेगा, तो ये जो अध्यादेश था बेटा जो पहले सत्र में आया था, इस अध्यादेश को फिर संसद के सामने क्या किया जाएगा? पेश किया जाएगा। तो यहां पर मिनिमम कितना महीना निकल चुका है? 6 महीने निकल चुका था सर, तो 6 महीने वो काउंट हो जाएगा। अब 6 महीने बच्चे काउंट हो गया। ठीक है, प्लस जब पेश होगा बच्चे, पेश करने के बाद भी बच्चे, पेश करने के बाद भी इसे कितने हफ्ते के अंदर? 6 हफ्ते के अंदर, यानी चलने के बाद भी 6 हफ्ते हमको मिलता है। तो यहां पर पढ़ाया था मैंने कि 6 महीने 6 हफ्ते में बेटा। ठीक है, 6 महीने 6 हफ्ते में अधिकतम ये समय होता है एक अध्यादेश को क्या करने के लिए भाई? पास करने के लिए। तो दोनों की समय सीमा बच्चे हमने कर लिया। तो अध्यादेश को समाप्त करने की जो बच्चे है कि संसद के दोनों सदन सत्र में होने के बाद, यहां पर सत्र में होने के बाद की अवधि पूछ रहा है, सत्र में नहीं है, सत्र में है। और सत्र आपको पता है 6-6 महीने की गैप पर चलता है। सत्र चल गया, पेश हो गया, तो कितने हफ्ते तक बेटा? 6 हफ्ते। सदन में सत्र बच्चे है
उसके बाद मैक्सिमम ड्यूरेशन अध्यादेश की कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है सर 6 हफ्ते के अंदर वो विधेयक पास होना चाहिए। तो हमने कहा था एक अध्यादेश को पास होने का अधिकतम जो समय होता है वो 6 महीने और 6 हफ्ते होता है। हालांकि 6 हफ्ते का समय दिया जाता है सर, ये चाहे तो अगले दिन पास हो जाए या दूसरे दिन या तीसरे दिन बेटा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 हफ्ते। ये कई जगह किताबों में लिखा हुआ है बेटा, कई जगह किताबों में लिखा हुआ, ठीक है। तो याद रखना ये वाला पॉइंट बेटा। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, 6 हफ्ते हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चे, ठीक है। सत्र में होने के बाद कितना समय, 6 हफ्ते। दोनों सत्र के मध्य कनिष्ठ बच्चे जो समय होता है 6 महीने होता है। क्लियर। सदन चला, मान लो 6 महीने से रुका था कोई विधेयक, सदन चला, पेश किया, पेश करने के बाद बेटा 6, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। निम्नलिखित देशों में से किसके पास आलिखित है बेटा। तो आपको पता है 2 प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन होता है बच्चे, जो हमारा संविधान होता है बेटा ये 2 प्रकार का होता है। एक रिटन होता है, सबको पता है, और एक अनरिटन होता है बेटा, सबको पता है, ठीक है। अनरिटन को हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, आलिखित कहते हैं, और रिटन को क्या कहते हैं, लिखित बच्चे। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसने बनाया, अमेरिका में ने बनाया, और अमेरिका का लिखित होने के साथ साथ से क्या था, छोटा था बेटा, और 7 पेज में बेटा, ठीक है। और जेफरसन बेटा, अमेरिका संविधान निर्माता जेफरसन को कहा जाता है बच्चे, जेफरसन, ठीक है बेटा। फिर अगर भारत की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का बच्चे पिता कहा गया, निर्माता कहा गया। अगर अनरिटन की बात किया जाए तो ब्रिटेन है बच्चे, ठीक है, सऊदी अरबिया है, न्यूजीलैंड भी है शायद बेटा, है ना, और तुर्की वगैरह है सर। क्लियर। ये सब देशों के लिए बेटा आलिखित संविधान है। अब ये समझना सर, मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कि जिस संविधान निर्माण के लिए, अगर संविधान का निर्माण हो रहा था और उसके लिए बच्चे किसका गठन नहीं किया गया, यानी संविधान सभा का प्रावधान नहीं था, तो ऐसे देशों का संविधान क्या कहलाया, आलिखित कहलाया। जिन देशों के संविधान निर्माण में संविधान सभा का प्रावधान था उन देशों का संविधान क्या कहलाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया, लिखित संविधान। यही बच्चे एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं, लिखा है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान बच्चे प्रथाओं परंपराओं के अनुसार बदलता चला गया, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चे कि विधानसभा का कोई प्रावधान, संविधान सभा का कोई प्रावधान नहीं था बेटा, ठीक है। तो जिन देशों के संविधान निर्माण में संविधान सभा नहीं थी उन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बच्चे नहीं, अनरिटन होगा, और जिसके लिए संविधान सभा थी वो बच्चे क्या हो जाएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो यहां पर यूके कर लेना बच्चे, यूएसए लिखित है, भारत लिखित है, पाकिस्तान भी लिखित है बेटा, ठीक है। चलो, और पाकिस्तान संविधान सभा का हेड हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना बेटा, ठीक है। और भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही संविधान सभा बच्चे संसदीय रूप धारण किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना बच्चे वहां का राष्ट्रपति बना, यानी हेड बना बेटा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के बने थे, ठीक है। तो यूके का संविधान बच्चे क्या है, आलिखित है, जिसके लिए किसी भी संविधान सभा का प्रावधान नहीं था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चे वोट यानी मत देने का अधिकार कितना वर्ष होता है, 18 वर्ष। पहले कितना था, 21 वर्ष। 21 से 18 किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक है बच्चे, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। फिर अगर बच्चे हम बात करें निम्न सदन की, फिर अगर हम बात करें निम्न सदन की, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, यानी विधानसभा,
इसे क्या कहोगे आप? विधानसभा कहोगे। इसे क्या कहोगे? लोकसभा। इन लोगों की लड़ने की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा बनने का बच्चे तो आप बोलोगे 25 वर्ष, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम उच्च सदन की बात करें बेटा, तो चाहे राज्यसभा हो जाए और चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाए, यानी विधान परिषद हो जाए, ये बच्चे बनने की उम्र कितनी होती है? 30 होती है। और अगर बच्चे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, राज्यपाल का चुनाव लड़ना है और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपको पता है 35 वर्ष होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने की उम्र 25 वर्ष, मुख्यमंत्री बनने की उम्र 25 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है बेटा किसी व्यक्ति को, और अगर वो उच्च सदन का सदस्य है, तब बच्चे आपको पता है कितने वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। तो मतदान देने का अधिकार 18, निम्न सदन का 25 बेटा। और जितनी भी, सर ध्यान से देखिएगा बच्चे, जितने स्थानीय चुनाव हैं बच्चे, जितने भी स्थानीय चुनाव है, विधान बच्चे, ये क्या कहते हैं, प्रधानी, बीडीसी बच्चे, जिला पंचायत सदस्य, ये सब बच्चे लड़ने की उम्र कितनी होती है? 21 वर्ष, जिसे हम निकाय चुनाव भी कहते हैं। निकाय चुनाव भी कहते हैं बेटा। ठीक है। तो ये सब बच्चे लड़ने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। और 21 वर्ष पहले मतदान का प्रावधान था बेटा। ठीक है। तो स्थानीय चुनाव 21 वर्ष, निम्न सदन का चुनाव 25 वर्ष, उच्च सदन का चुनाव 30 वर्ष, प्रथम नागरिक बनना और द्वितीय नागरिक बनने के लिए 35 वर्ष बेटा, और मत देने का 18, पहले था 21। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह संविधान संशोधन राजीव गांधी ने किया था बेटा। किसने? राजीव गांधी ने, क्योंकि ये चॉकलेटी प्रधानमंत्री के नाम से मशहूर थे, युवाओं का सपोर्ट था और भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इस वजह से इन्होंने युवाओं की भागीदारी को बढ़ा दिया था। ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर बात किया गया है बच्चे कि रिट अदालतों को, यानी बच्चे निगम को या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, निर्देशित करने के लिए व्यक्ति को रिट जारी की जा सकती है। यानी न्यायालय ऐसी कौन सी रिट जारी करेगी इन लोगों को बच्चे, ताकि ये अपना कार्य सही ढंग से कर सके। तो पहला ऑप्शन होता है हैबियस कार्पस बेटा। आपको पता है सर, जब पुलिस किसी व्यक्ति को किसी मामले में पकड़ ले जाए, तो उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, ताकि उसका फंडामेंटल राइट्स बच्चे ना क्या हो, परेशान हो, इस वजह से सर हैबियस कार्पस नामक रिट जारी की जाती है पुलिस को, और पुलिस से कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मेरे समक्ष पेश कर दीजिए। फिर अगला है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा बेटा। जब कोई व्यक्ति किसी लोक पद को गलत तरीके से धारण कर ले, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध बच्चे एक वारंट जारी हो जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाओ। यानी आपने उस लोक पद को, जो पब्लिक बच्चे पद था, उसे आपने गलत तरीके से धारण किया है। बच्चे निषेध का मतलब होता है किसी कार्य क्षेत्र बच्चे कार्य को रोकना, लेकिन यहां पर है कि बच्चे निगम और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, कि बच्चे जो ये लोग होते हैं सर, जैसे सरकार हो गया, निगम हो गया, अब ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो इनको कार्य करने का आदेश दिया जाता है। हम आपको आदेश देते हैं कि कानूनी तरीके से इस कार्य को पूरा करिए। और आपको पता है सर, आदेश देना ही कहलाता है क्या? मैंडामस, यानी कि परमादेश। और हमने कहा था कि बच्चे इंग्लिश तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। एसएससी बच्चे सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन था। तो यहां पर मैंडामस का जो अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं कि जो कर्तव्य आपका है उसे आप विधिवत तरीके से और लीगल तरीके से करिए।
ठीक है बेटा। तो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देगा, सरकार को आदेश देगा, निजी व्यक्तियों को आदेश नहीं दिया जा सकता बच्चे। जैसे हमारे ऊपर ये रिट नहीं होगी, हमसे नहीं कह सकते कि आप हरदम फ्री में बच्चों को पढ़ाओगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई होगा तो उसे कहा जाएगा कि आप प्राइमरी के टीचर हो, आपको डेली स्कूल जाना अनिवार्य है और आपके कर्तव्य जो ड्यूटीज दी गई है आपको, आप उसे पूरा करो। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, मैंडमस हो जाएगा, परमादेश लिख देना बेटा, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद अधिकतम अवधि के लिए धन बिल के अधिनियम को बच्चे रोक सकता है, अपने पास देरी कर सकता है, ठीक है बेटा, अपने पास रोक सकता है। भाई जो काम राज्यसभा होता है वही काम राज्य में विधान परिषद का होता है, और हमने कहा था मनी बिल पर पावर निम्न सदन को प्राप्त है। तो बच्चे केंद्र में निम्न सदन कौन है, राज्य लोकसभा, और बच्चे राज्य में विधानसभा। तो विधान परिषद वही काम बेटा कर सकता है जो राज्यसभा करता था, यानी 14 दिन तक इस विधेयक को रोक सकता है बेटा। कितने दिन तक, 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक पास माना जाएगा, ठीक है सर, ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। चलो नेक्स्ट बच्चे, ए ऑप्शन हो जाएगा, 12 नंबर का ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद बच्चे इंपीचमेंट की बात करता है, यानी कि महाभियोग की बात करता है बच्चे। कौन सा बिल इंपीचमेंट की बात करता है बच्चे, महाभियोग की बात करता है। और आपको पता है महाभियोग सिर्फ किस पर लगता है, राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, 61 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर विशेष बहुमत से, कौन से बहुमत से बेटा, विशेष बहुमत से इसका बच्चे जो है वो बिल पास होना चाहिए। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग दायर करना है तो कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, 14 दिन पहले बच्चे उसे सूचित करना अनिवार्य है। फिर अगला है बेटा बच्चे जो महाभियोग का बिल है वो चाहो तो आप लोकसभा में पेश कर दो और चाहो तो आप कहां पेश कर दो, राज्यसभा में। दोनों जगह विशेष बहुमत से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा बेटा, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा। अब तक भारत के इतिहास में शायद नहीं हुआ है, ठीक है, महाभियोग बच्चे, क्लियर। ये कौन से बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो महाभियोग किसके ऊपर है बेटा, राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है। आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 60 देख लेना शपथ से संबंधित है। 57 आप देख लेना बच्चे क्वालिफिकेशन, ठीक है। देख लेना, शायद कंफ्यूजन है, एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा प्रणाली किस देश से ली गई है बच्चे, न्यायिक समीक्षा प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारत तो ऐसे गलत हो जाएगा क्योंकि भारत के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। जर्मनी, यूके, अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन होता है बच्चे, इसमें क्या होता है कि न्यायालय बेटा अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द कर सकता है बेटा, जो दिया है उसने। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा बेटा वो आपका हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। ये लिया गया है अमेरिका से। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। कितने देशों के वृत्तांत को शामिल किया था, और लगभग 10 देशों के बच्चे देशों से हमने अपनाया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे न्यायिक समीक्षा, वो आपका हो जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हो जाएगा अमेरिका, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान को अपनाया गया, जल्दी से बताओ बच्चे, भारतीय संविधान को अपनाया गया या अधिनियमित या अंगीकार? या अंगीकृत, एडॉप्टेड। अगर ये पांचों शब्द मिल जाए ना सर, तो आप लगाना 26 नवंबर 1949, और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए लागू, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इतने शब्द आएंगे तो बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखना सर 25 नवंबर 1949 को बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बच्चे जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने ही सर पेश किया था संविधान सभा के सामने, ठीक है बेटा। किसके सामने? संविधान सभा के समक्ष पेश किया था भीमराव अंबेडकर ने, और उस समय अध्यक्ष था संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, संपूर्ण संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कितने जनवरी को? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया था भारत, और गणतंत्रता फ्रांस के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो यहां पर और संविधान दिवस बेटा मनाया जाता है 26 नवंबर को, 2015 से शुरू हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। टाइम कितना हुआ? संविधान सभा किसके तहत लागू की गई थी? बच्चे कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर्स थे? तो आपका रिजल्ट होगा 3 मेंबर्स थे सर। और इसी के कहने पर बच्चे संविधान सभा का निर्वाचन कराया गया, ठीक है बच्चे, निर्वाचन कराया गया। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी बेटा? 389 बच्चे, ठीक है। और याद रखिएगा इन सभी का जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था, और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग लिया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने भाग लिया था बच्चे, ये पॉइंट आप याद रखोगे। कितने टोटल थे? 389 थे बच्चे, लेकिन हमने चुनाव कितने पे कराया था बच्चे? आपको भी पता है 296, जिसमें कमिश्नरी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी बेटा। कमिश्नरी कितने थे? 4 थे, ठीक है सर। और कैबिनेट मिशन के बाद बेटा हमने चुनाव कराया, लेकिन सर अगर पूछा जाए कि निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान किस बच्चे मिशन के तहत किया गया था, तो आप बोलोगे क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। लेकिन बच्चे सभा का गठन किसके कहने पर हुआ था? तो वो रिजल्ट होगा कैबिनेट मिशन। और जब कैबिनेट मिशन इंडिया आया था तो भारत देश का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। कौन था बेटा? लॉर्ड वेवेल था। और आप याद रखोगे बच्चे कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था सर क्लीमेट एटली। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सर क्लीमेट एटली थे बेटा, ठीक है। तो टोटल सदस्य भी बता दिया, बाकी मैंने डिटेल्स आपको पढ़ा दिया है। तो यहां पर सही हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बेटा माउंटबेटन की रिपोर्ट पर आधारित था। 18 जुलाई 1947 को यह पास हुआ बेटा। और बच्चे 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए? आजाद हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प से कोई मतलब नहीं है। और बच्चे भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत का सबसे बड़ा अधिनियम था, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहां पर बी ऑप्शन टिक कर लेना। नेक्स्ट देखो जल्दी से।
ध्यान से करना ये क्वेश्चन। छब्बीस जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो भारत क्या बना था बच्चे? ठीक है, पता, पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक गणराज्य तो था ही बेटा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बच्चे। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया है सर, ये क्वेश्चन पूछा है, स्थिति पूछा है 26 जनवरी 1950 की। अगर हम 26 जनवरी 1950 की बात करें तो आपको पता है उद्देशिका में एक तो शब्द था बच्चे जिसका नाम संप्रभु था। ठीक है बेटा, संप्रभुता का मतलब होता है कि जो भी मैं कार्य करूंगा किसी भी बाहरी व्यक्ति का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, मैं किसी भी राष्ट्र के बच्चे मित्रता या जो भी व्यापार है ये सब करने के लिए क्या हूं? स्वतंत्र हूं बेटा। ठीक है, तो संप्रभुता तो था बेटा। ठीक है सर, लोकतांत्रिक भी था, लेकिन ये स्थिति बच्चे पूछ रहा है ना 1950 की, तो आप संप्रभु भी थे, लोकतंत्र भी आपके अंदर था बेटा, और साथ में आप गणराज्य भी थे। तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स तो सही हो गया। कौन सी स्थिति पर? 1950 में बेटा। और फिर बच्चे आपको पता है जब 42वां संविधान संशोधन हुआ बच्चे, 42वां संविधान संशोधन हुआ कौन से सन में? 1976 में। तब यहां पर एक शब्द आया समाजवादी, एक शब्द आया बच्चे पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द आया बेटा अखंडता। ये 3 शब्द तो 1976 में आए ना बेटा। तो पहला ऑप्शन याद रखना सर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोकतंत्र भी था, गणराज्य भी था, लेकिन साथ में संप्रभु भी लगा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बच्चे कहता है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। यस सर, ये सही हो जाएगा, यही स्थिति 1950 में थी हमारी। और फिर धर्मनिरपेक्ष, और जो चौथा ऑप्शन है ना बेटा, ये अगर 1976 की स्थिति में पूछता तो इन तीनों शब्दों को जोड़ लिया जाएगा, लेकिन इन 3 से पहले बेटा हमारे ये थे। क्लियर हो जाएगा? पक्का है? सारे बच्चों को बताओ डन है ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? स्थिति 1950 की पूछ रहा हूं, बाद में आपको पता है हमारी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस आया था 1973 में, उसी के बाद से बच्चे परिवर्तन किया गया। तो इन 3 शब्दों को हमने शामिल कर लिया। ये धर्मनिरपेक्ष है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बी ऑप्शन टिक कर लो, सवेरियन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बच्चे करंट का क्वेश्चन है 2020 के डेटन लिटरेरी पीस अवार्ड। ये बच्चे अमेरिका में शायद दिया जाता है, और इसे कर लेना मार्गेट एटवुड को मिला होगा बेटा। ठीक है, एटवुड, सेकंड ऑप्शन टिक कर लेना, मारिट एटवुड को बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रपति को कार्यालयी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मैंने कल भी बताया था कि यार हमारे प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है शपथ ग्रहण। ठीक है, ये इसको दिला देगा, ये इसको दिला देगा, यही होता है ओथ। ओथ का मतलब क्या होता है भाई? शपथ ग्रहण। ठीक है बेटा, तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाएगा? और राष्ट्रपति बच्चे उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, और अन्य बच्चे मंत्रियों को भी शपथ यही दिलाता है, महान्यायवादी को दिलाता है बेटा। ठीक है, तो याद रखना सर, राष्ट्रपति कार्यालय में तभी जाएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे क्या दिलाएगा? शपथ दिला देगा बेटा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ी लंबी क्लास है, रुके रहना बच्चे सारे लोग।
सॉल्व कर लेंगे, अच्छे स्मार्ट क्वेश्चन हैं। नीति आयोग एक है बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन सर। देख लेना शायद उल्टा ना लिख दिया हूं बच्चे। भारतीय परिवर्तन संस्था बेटा, ठीक है। और आपको पता है सर ये एक आदेश द्वारा बनाया गया था, क्लियर हो जाएगा, ना तो इसके लिए कोई एक्ट है ना तो इसके लिए कोई संविधान में अनुच्छेद है बेटा, एक आदेश पर बनाया गया था और इसने कार्य करना शुरू किया बच्चे 1 जनवरी 2015 को, ठीक है बेटा। और ये जो नीति आयोग होती है सर ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, किसके रूप में, थिंक टैंक के रूप में काम करती है, पीएम के रूप में बच्चे। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, अमिताभ कांत इसके क्या है, सीईओ है बेटा, ठीक है। और ये बच्चे उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम भी मोदी ही था। किस योजना के बाद ही आया, तो प्लानिंग कमीशन आया। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था और बच्चे जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में, और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर बना था, जिसे 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर नरेंद्र मोदी ने बंद करने की घोषणा किया और 1 जनवरी 2015 से एक आदेश द्वारा ये आयोग काम करना शुरू कर दिया। ये प्रधानमंत्री के बच्चे थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है बच्चे, ठीक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रबुद्ध मंडल, सेकंड ऑप्शन से कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघीय सरकार और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सरकार की शक्तियों का विभाजन करने वाली सरकार के रूप में जाना जाता है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, हमने कहा था 1935 अधिनियम में, 1935 के एक्ट में बेटा केंद्र की शक्ति को और राज्य की शक्ति को अलग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक सूची बनाई गई, राज्य सूची, और यहाँ पर बनाई गई बेटा संघ सूची, यूनियन लिस्ट बेटा, क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे दोनों की जो बच्चे एक कानून था, यानी दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, उसे हम समवर्ती कहते हैं। फिर बच्चे राज्य सूची में ही रखा गया कौन से सरकार को, स्थानीय सरकार को। अब राज्य बच्चे गवर्नमेंट स्थानीय सरकार पर सारे कानून बनाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन बच्चे अगर इन दोनों की देखा जाए तो केंद्र की अपनी सरकार होती है और राज्य की अपनी सरकार होती है, और दोनों सरकारें एक दूसरे से कुछ क्षेत्रों में क्या कार्य करती हैं, स्वतंत्र हैं। इसी को हम संघीय सरकार कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, ठीक है बेटा। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा सर, सरकार का एकात्मक रूप बेटा नहीं होगा। सरकार का एकात्मक रूप तब आता है बेटा जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। दूसरा है सरकार का संघीय रूप। फिर बच्चे संघीय रूप ही तो है, हमने कहा दोनों की सरकारें हैं, लेकिन पावर, सत्ता, सब कुछ केंद्र ने अपने हाथ में रख रखा है बेटा, ठीक है। समाजवादी रूप से बच्चे हमारी विचारधारा सोशलिस्ट है बेटा, और प्लस कैपिटलिस्ट ही, यानी कि भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है बेटा, ठीक है, या मिश्रित विचारधारा है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो टिक कर लेना वो होगा बेटा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है सर। चलो, और संघीय प्रणाली बच्चे शुरुआत की गई थी 1935 के एक्ट में बेटा, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहां से लिया जाता है, जल्दी से बताओ बच्चे। राज्यपाल का जो वेतन भत्ता होता है वो कहां से दिया जाता है, ठीक है। राज्यपाल का जो वेतन भत्ता होता है वो कहां से होता है बच्चे, बस
कहां से होता है, ठीक है। अब कहां से होगा भाई, भारत की संचित निधि से कि राज्य की संचित निधि से। तो आपको पता है सर कि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, तो जो राज्य का कंसोलिडेट फंड होगा उसी से इसको सैलरी दिया जाएगा बेटा, ठीक है। राष्ट्रपति को पूछता तो आप बेटा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया लगाते, ठीक है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। तो यहां पर राज्य की बात कर रहा है तो लगा लेना बेटा। और हां, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लो, अगर बच्चे हम हाई कोर्ट के जस्टिस की बात कर, बच्चे जज की बात करेंगे कि जो हाई कोर्ट का सर जज होता है, उच्च न्यायालय का जो जज होता है सर, उसको सैलरी, तो बेटा जब तक वो हाई कोर्ट के जज के रूप में उस राज्य की हाई कोर्ट में काम करेगा तब तक तो उसको वेतन राज्य के बच्चे कंसोलिडेट फंड से दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चे जो हाई कोर्ट का जज होगा, जब वो रिटायर हो जाएगा तो रिटायर होने के बाद इनको पेंशन मिलता है ना बेटा, तो पेंशन जब बच्चे बात करेगा तो वो दिया जाएगा बच्चे भारत की संचित निधि से। यानी जब तक हाई कोर्ट का जज बच्चे राज्य में कार्य करेगा तब तक बच्चे राज्य संचित निधि, जब वेतन के बाद बच्चे रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने की बारी आएगी तो फिर उसे भारत संचित निधि से। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, यानी हाई कोर्ट के जज को सैलरी राज्य संचित निधि, लेकिन रिटायर के बाद बेटा पेंशन भारत संचित निधि। क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बी ऑप्शन टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करिएगा, मैंने कहा था थोड़ी लंबी क्लास है बच्चे, रुके रहना, सारे लोग भागना मत। संडे है आज, कहीं खेत हो जोतने नहीं जाना है आप लोगों को। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य है कि भारतीय बच्चे नागरिक, सारे लोग ध्यान से पढ़ो और बताओ। पहला ऑप्शन है राज्य धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता है। राज्य का बच्चे हमारे, मैंने कहा था कि हमारे देश में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्य में जो धर्म है ना बेटा, ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, इसे हम व्यक्तिगत विषय मानते हैं बच्चे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा है बच्चे राज्य के धर्म का पालन करता है। जब राज्य का कोई धर्म ही नहीं है तो पालन कैसा होगा, जो धर्म से संबंधित लोग होंगे उन्हें संरक्षित करेगा बेटा, ठीक है। तीसरा है बच्चे पसंद के धर्म का मूल्यांकन, अभ्यास या प्रसार करने की आजादी। आर्टिकल 25 यही तो कहता है कि अंतःकरण किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसे बढ़ावा देने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं बेटा, और उसका प्रचार प्रसार भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं किया जा सकता बच्चे, परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, ठीक है। अगला है कुछ धर्मों में विश्वास। भाई राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है, सर्वे धर्मा, ठीक है सर। तो यहां पर राज्य धर्म के नाम पर कोई विभेद नहीं करेगा सर। तो यहां पर आर्टिकल 25 होगा और वो ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बेटा, ठीक है। मूल्यांकन, प्रचार प्रसार करना, और उसके लिए आप स्वतंत्र हो बच्चे, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। तो यहां पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 25 वाला लग जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, संसद द्वारा पारित बिल राष्ट्रपति को उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है तो विकल्प उनके लिए सत्य नहीं है। यानी कौन सा ऐसा इसमें बच्चे विकल्प है, वो सत्य नहीं है। बिल के मतलब है बिल से संबंधित बेटा। हमने कहा था बच्चे बिल लोकसभा में पास हो गया, बिल राज्यसभा में पास हो गया, तो ये बिल पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। भाई यहां तो ये बिल ही बना रहेगा ना बेटा। और अब बिल को बच्चे अगर बनना है एक्ट यानी अधिनियम बनना है या कानून बनना है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर यानी राष्ट्रपति का साइन होना अनिवार्य है कि नहीं है। तो आप बोलोगे यस सर अनिवार्य है। तो भाई जब ये साइन करेगा, अब ध्यान से देखो, बिल है,
मान लो बच्चे इस बिल में किसी चीज की कमी होगी तो ये बिल एक बार बच्चे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वापस कर सकता है। कितनी बार? एक बार ही बेटा। अगर दोबारा इन दोनों लोगों ने पास कर दिया तो इसे अपना सिग्नेचर करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो यहां पर नहीं है तो इस पर हस्ताक्षर कर सकता है, यस सर, करेगा तभी तो एक्ट बनेगा बेटा। दूसरा है वह इसे संशोधित कर सकता है, वह इसे पुनर्विचार के लिए, भाई जब एक बार वापस कर रहा है तो डन है सर, इस पर पुनर्विचार करेगा लोकसभा और राज्यसभा। फिर बच्चे ध्यान से देखिएगा, वह अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। अगर पॉकेट वीटो वो है, याद होगा आपको, तो पॉकेट वीटो में वो बच्चे विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेता था, ना तो हाँ ना तो ना। फिर बच्चे पुनर्विचार है तो वापस एक बार कर सकता है। अब देखो सर, अब यहां पर बात होती है ना, संशोधन की बात की गई है। क्या राष्ट्रपति बिल में संशोधन कर सकता है? नहीं सर, बिल को तैयार करना, बिल को पास करना लोकसभा और राज्यसभा का काम है। इसका काम है सिग्नेचर कर देना, बिल को एक्ट बना देना। तो संशोधन बच्चे राष्ट्रपति नहीं कर सकता कि ये पॉइंट इसमें अच्छा नहीं है, लाओ मैं पेन से काट कर सही कर दूं। वो संशोधन कहां होगा? लोकसभा और राज्यसभा में होगा। ठीक है, तो ये डन कर लो बच्चे कि यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ही में एम्ड इट बेटा। ठीक है, ही में एम्ड इट, इसे संशोधित कर सकता है, तो आप बोलोगे नहीं कर सकता सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से देख लो बेटा, बस 3-4 क्वेश्चन और बचा है। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? सारे बच्चे बताओ। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद बेटा। ठीक है, और ये किसके आधार पर थे? वरिष्ठता के आधार पर थे बेटा। और ये वरिष्ठता वाला आधार हमने कहां से लिया था? फ्रांस से लिया था बच्चे। कहां से लिया था? फ्रांस से लिया था। ये पॉइंट याद कर लो। फिर बच्चे अगला ध्यान से देखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष जो इसका बना था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे बेटा। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष बना था बच्चे, जो उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष थे बेटा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। तो यहां पर बेटा कौन हो जाएगा? एच.सी. मुखर्जी। जो बच्चे कार्य समिति थी, कार्य समिति के अध्यक्ष थे बेटा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। जो डी ऑप्शन है बेटा, ये कार्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और वी.एन. राव जो थे बेटा, ये संवैधानिक सलाहकार थे। वी.एन. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, और एच.सी. मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो एच.सी. मुखर्जी डन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेना, खत्म हो जाए बेटा जितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम हमने कहा था बेटा। ठीक है, अगर लोकसभा राज्यसभा को चलनी है, चलना है बेटा सत्र। ठीक है, तो यहां पर बच्चे कोरम गणपूर्ति पूरी की जाती है बेटा। लोकसभा में कुल सदस्य का 1/10 यानी 55, राज्यसभा का 1/10 यानी 25। ठीक है, ये याद कर लेना, ये कोरम होता है बच्चे। अगर कोरम नहीं पूरा होगा तो फिर संसद को स्थगित कर दिया जाएगा, सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, चलाया नहीं जाएगा। तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग, कुल सदस्यों का 1/10 भाग ही बच्चे कोरम होता है, जिसे हम गणपूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पर 245 ही मेंबर हैं तो 25 हो जाएगा, यहाँ 545 है तो बेटा 55 मेंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया ना सारे बच्चों को? पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैबियस कार्पस रिट किस स्थिति में जारी की जाती है? आपको पता है ना सर, हैबियस कार्पस का बस अर्थ रटे रहो कि इस व्यक्ति को उपस्थित करना। पहला है बच्चे संपत्ति का लॉस, कोई मतलब नहीं है सर। अतिरिक्त कर की रिफंड, कोई मतलब नहीं है। फिर बच्चे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं उल्लंघन, तो आपको पता है सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उल्लंघन होगा मान लो तो आपकी अभिव्यक्ति बच्चे फ्री है, ठीक है। फिर यहां पर है बच्चे गलत पुलिस हिरासत, यानी जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से पुलिस हिरासत में ले लेगी तो यह रिट पुलिस के विरुद्ध जारी होगा कि जिस व्यक्ति को आपने मामले में उठाया है उसको मेरे समक्ष लाओ, मैं इसके बच्चे इसके साथ न्याय करूंगा, इसकी वैधता अवैधता की जांच करूंगा कि उस मामले में अगर ये निरुद्ध है तब तो दंड मिलेगा, अगर निरुद्ध नहीं है तो इसे फ्री कर दिया जाएगा। इकलौती रिट है जो सरकारी आदमी और प्राइवेट दोनों के लिए जारी होता है और ये व्यक्तियों के स्वतंत्रता से जुड़ी रिट है बेटा, ठीक है। और जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, ठीक है सर। तो सी ऑप्शन टिक कर लेना यहां पर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है बेटा संविधान में से संबंधित पहला संशोधन 19। आपको पता है संविधान संशोधन पहला जो हुआ था 1951 में हुआ था, आर्टिकल 368 के तहत होता है बच्चे, लेकिन कुछ मामले में बेटा आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों में कृषि सुधारों में संरक्षण, SC ST बेटा, ठीक है। तो वहां पर बेटा जो था ये जो पहला संविधान संशोधन था बेटा ये कौन से सन में किया गया? 1900। और जितने भी बच्चे लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून थे, यानी कि बच्चे भूमि सुधार, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब हम मौलिक अधिकार पढ़ा रहे थे, ठीक है बच्चे। क्या होता था पहले संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट्स था, तो सरकार जब डेवलपमेंट करना शुरू किया तो जैसे किसी के जमीन को हम लेते थे तो उनके मौलिक अधिकार का हनन होता था, तो ये केस पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट। और भाई बच्चे हमारे राइट्स के संरक्षण का या बच्चे मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे है? न्यायपालिका ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बार बार तुम उठा के मुंह चले आते हो, तो सरकार से कहा भाई इसमें कुछ परिवर्तन करिए। तो सरकार ने क्या किया बच्चे? लैंड रिफॉर्म एक्ट पारित कर दिया और कहा कि अगर भारत देश के विकास की बात होगी तो हम इनके जमीनों को ले सकते हैं बेटा, इसमें कोई बच्चे फंडामेंटल राइट्स का दुरुपयोग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर होगा कुछ राज्यों में बच्चे कृषि भूमि सुधारों का संरक्षण था, लैंड रिफॉर्म था बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सी ऑप्शन टिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन सा था बेटा? जल्दी से बताओ, पहला भारतीय कौन सा था? पहला भारतीय कौन सा था? पहला भारतीय कौन सा था बच्चे? तो आप बोलोगे सत्येंद्र सिन्हा थे बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन सा था? सत्येंद्र सिन्हा थे बेटा, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बेटा। लेकिन दादा भाई नेरोजी के बारे में, इन्हें कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन, सारे बच्चों को पता होगा। ये बच्चे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय थे, चुने गए पहले भारतीय थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किया, नेशनल इनकम निकाली, व्यक्तिगत पैसे पर निकाला था बच्चे कहाँ की राष्ट्रीय आय? भारत की। और पर कैपिटा इनकम निकाला था इनको बच्चे, यानी प्रति व्यक्ति आय जो निकाला था, जो प्रति व्यक्ति आय निकाला था कितने रुपए? 20 रुपए बेटा, ठीक है। फिर बच्चे इन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। इनकी बच्चे एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
रूल इन इंडिया बच्चे इनकी पुस्तक थी। इसमें इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया था। कौन सा निष्कासन? धन निष्कासन सिद्धांत बेटा। और इसी को हम ड्रेन थ्योरी पढ़ते हैं, ड्रेन सिद्धांत कहते हैं बच्चे, ठीक है। कैसे ब्रिटिशर्स हमारे भारत से धनों की उगाही करके अपने यहाँ ले जा रहे थे और हमारे भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय पर इसका असर पड़ रहा था और ये ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए 20 रुपए इन्होंने काउंट किए थे बेटा, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बच्चे, इन्होंने धन निष्कासन, और इसी धन निष्कासन को इबिल ऑफ इबिल्स कहा गया था, यानी अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया था बेटा, अनिष्टों का अनिष्ट कहा गया था। यह भी एक एसएससी का क्वेश्चन है बेटा। अनिष्टों का अनिष्ट, ड्रेन सिद्धांत या धन निष्कासन सिद्धांत, यह सिद्धांत है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया में। लेखक हैं दादा भाई नेहरूजी, ग्रांड ओल्ड मैन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय हैं। भारत की पहली बार नेशनल इनकम निकाली, कितने रुपए? 20 रुपए निकाली थी प्रति व्यक्ति आय बेटा, ठीक है। और यही कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बने थे और इन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा था। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति अमेरिका है और कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक और है बेटा, लास्ट बस। संघीय ढांचे को, भारत के लिए संघीय ढांचे को आगे बढ़ाया। यही तो पढ़ाया था, भारत देश के सबसे बड़े अधिनियम 1935 में, ठीक है बेटा। तो ये आपके आज के 30 क्वेश्चन थे बेटा, जो आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए बेटा, ठीक है। तो आज बच्चे 23 क्वेश्चन फिर हमने करा दिया, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन आए, रिजल्ट भी आप लोगों का अच्छा ही आया होगा। चलो आज के लिए इतना ही है बेटा। और सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। अगर फ्री में पढ़ रहे हो तो लाइक तो बनता ही है बच्चे, है ना। और अगर अच्छा लग रहा हो तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चे। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। सारे बच्चों का हैप्पी संडे बेटा। और हम लोग कल फिर मिलेंगे बच्चे 9 बजे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चे, सारे बच्चे, बाय बेटा।